चलिए फार्माकोथेरेपेटिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था, असल में वो बेसिक सा था, सारी बातें उसके अंदर। अब चैप्टर 2 इसलिए करवा दे रहा हूँ कि चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग ही पूरा सिलेबस, आगे का पूरा जो सिलेबस है फार्माकोथेरेपेटिक्स का, वो बिल्कुल चैप्टर 2 जैसा चलेगा। ठीक है, वही 4-5 चीजें पूरे हर एक चैप्टर में, हर एक डिजीज के लिए, टोटल डिजीज जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेट आई थिंक 460 के अराउंड है, 60-65 के अराउंड जो भी डिजीज है हमारे पास। ठीक है, उसमें जैसे हाइपरटेंशन है तो 5 चीजें इसके बारे में जाननी है हमको। इसकी डेफिनेशन बताता हूं मैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, हाइपरटेंशन है, तो हर एक डिजीज की सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए भाई, डिफाइन करना आना चाहिए। दूसरा उसका एटियोलॉजी, डेफिनेशन के बाद क्या आती है, इसके अंदर एक टर्म आएगा एटियोलॉजी। ठीक है, एक्चुअली कंबाइंड टर्म है हमारे सिलेबस के अंदर, एटियोलॉजी ना होकर के हमारे सिलेबस में कंबाइंड टर्म है एटियोपैथोजेनेसिस। एटियोपैथोजेनेसिस, तो ये एक्चुअली 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसको मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन में, लेक्चर में बताया था। ठीक है, ये 2 टर्म से बना हुआ है। इसके अंदर एक टर्म है अपने पास एटियोलॉजी और दूसरा है पैथोजेनेसिस, यानी कि आपको उस डिजीज की डेफिनेशन, उस डिजीज की एटियोलॉजी, उस डिजीज की पैथोजेनेसिस, देन उस डिजीज का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, देन उस डिजीज का आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, या फिर आपके पास एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि डिजीज के मैनेजमेंट के बारे में बताइए। फिलहाल बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट होगा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, देन हमारे पास आता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, हमारे पास जितनी भी बीमारियां हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे 6 है। ठीक है, ये वाले जो 2 टर्म हैं कई बार कंबाइंड आपको देखने को मिलेंगे। कई बार कुछ एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करोगे, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, ध्यान रखना, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। जब भी मैनेजमेंट की बारे में बात की जाएगी तो आपको दोनों डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल और एक फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, क्लियर है बातें। इसके अलावा आप डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ लो, एटियोलॉजी पढ़ लो, पैथोजेनेसिस, ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान करती है पैथोजेनेसिस। ठीक है, यही पढ़ने वाली चीज है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबको आ ही जाते हैं, पढ़ते पढ़ते वो कॉमन से होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल भी क्लियर रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसलिए आसान पड़ जाता है जिस बच्चे ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ रखी है। फार्माकोलॉजी जो इस साल आपके सिलेबस में है, उसकी क्लासिफिकेशन अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बस वही यहां पर आपको क्या लिखने हैं, यहां पर मेडिसिन के नेम लिखने हैं। क्या लिखने हैं, मेडिसिन के नेम, किस कैटेगरी की कौन सी मेडिसिन है जो चलाई जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं आसान है। ठीक है, 5 से 6 मेडिसिन लिखने आपको कैटेगरी वाइज चल जाता है इसमें, या क्लासिफिकेशन अगर याद है तो उस चीज की क्लासिफिकेशन लिख दो, वो भी चल जाता है। मेन जो चीज आपको परेशान करेगी पैथोजेनेसिस करती है। ठीक है, इसके अलावा कई बार डिजीज की टाइप्स वगैरह होती हैं, डिजीज की क्लासिफिकेशंस होती हैं, उसमें से कई बार क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ना है, इतना पढ़ के जाओगे हर एक डिजीज का, तब भी आपका मान के चलो आउट ऑफ 80 बहुत इजीली आप 60-70 मार्क्स का कर ले जाओगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा जैसे डिजीज के टाइप्स के बारे में जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, डिजीज की क्लासिफिकेशन है, या कुछ और स्पेसिफिक चीजें कई बार डिजीज की होती हैं जो कि यहाँ पर मैं साथ के साथ कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है,
तो इसीलिए पूरा पढ़ें, बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। ओके, देन व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हम लोगों ने सबने नाम सुना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर के नाम से, ठीक है, हाई बीपी के नाम से। बीपी आप सबके घरों में कोई ना कोई होगा, आपके जो सीनियर्स मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, मम्मी पापा दादा दादी, बीपी का इशू होगा, लो का या हाई का। हाई का ज़्यादातर रहता है आजकल, क्योंकि हाई का इशू क्यों हो गया है, क्योंकि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है और खान पान, बस यही दो सबसे बड़े कारण है। जेनेटिक्स के खैर होते हैं, कुछ जेनेटिक्स के भी असर होते हैं, बट सबसे बड़े दो फैक्टर्स हैं। हम लोगों का जो लाइफस्टाइल हो गया है, ठीक है, दिन भर बैठना है, कुछ काम नहीं करना है, मोबाइल में घुसे रहना है, ठीक है, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, बैठे वाली लाइफस्टाइल। और दूसरा है हम लोगों का जो फूड है, खाना टोटल खराब हो चुका है, पेस्टिसाइड वगैरह आ रहा है, कलरिंग एजेंट्स वगैरह नकली डाले जा रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। अब जेनेटिक्स वाले को तो हम रोक नहीं सकते, जिनका जेनेटिक प्रॉब्लम होता है वो एक अलग मैटर रह गया है, वो कम होते हैं। ये दोनों सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, ठीक है। खैर, अब बीपी देखो, फिर बता रहा हूं मैं, बीपी वाले टॉपिक को मैं यहां पर डिटेल में लेके चल रहा हूं, और आप लोग भी इसको डिटेल में ही समझिए, क्योंकि बीपी हर मेरे ख्याल से दूसरे, नहीं तो जहां तक मैं जान रहा हूं, अगर आप 30-35 क्रॉस कर रहे हैं तो हर इंसान को बीपी का इशू आज के टाइम पर है, वरना हर दूसरे इंसान को तो है। तो बीपी को आपको डिटेल में समझना है, ठीक है। बीपी एक सिम्टम है, ध्यान रखना। ब्लड प्रेशर क्या एक सिम्टम है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। चलिए समझेंगे धीरे धीरे से। तो बीपी को ध्यान से और डिटेल में समझेंगे और समझते हैं ये है क्या, कैसे बताओगे भाई हाई बीपी क्या है, हाई बीपी क्यों हो गया, ठीक है। तो पहले बीपी समझते हैं, ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर सिंपल सी बात है, इसको अगर समझाऊं मैं, जैसे कि मान लो ये हमारा हार्ट है, अब हार्ट को मैं चैम्बर की तरह बना देता हूं इस टाइप से, ठीक है। 4 चैम्बर्स होते हैं, और ये वाला जो है ये पंप कर रहा है बाहर। इसने काफी क्या किया, अरोटा होता है जो ऊपर से निकल के आता है, पंप कर रहा है, और आगे जा करके हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो पतली पतली हो जाती हैं। पीछे से ज्यादा ब्लड आया बड़ी तेजी में, और आगे जाके ब्लड वेसल्स काफी पतली हो गई हैं, तो ऑब्वियसली बात है, आप पानी का पाइप ले लो, उसके आगे उंगली लगा दो तो प्रेशर तेज हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो यहां से तेजी से हार्ट क्या है पंप कर रहा है, और बदले में जो ब्लड वेसल्स है वो आगे जाके क्या हो रही है, पतली हो जा रही है, तो प्रेशराइज कर रही है, उसको रेजिस्ट कर रही है, आगे निकलने के लिए रोक रही है, कम मात्रा में निकलने दे रही है, जिसकी वजह से बीपी हमारा क्रिएट होता है, जो कि जरूरी है। एक सामान्य अवस्था में एक नॉर्मल कितनी होती है, 120/80, है ना, ये इतना जरूरी है, होना भी चाहिए। तो बस यही बीपी है, नेचुरली इस तरह से हमारी बॉडी ने एडजस्ट किया हुआ, भाई पीछे से तेजी से प्रेशर करो, हम आगे जाके पतले हो जाएंगे, अपने आप प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इट इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच, अच्छा अब बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन की, यहाँ पे बीपी बढ़ चुका है, तो कह रहा यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है आर्टरीज के अंदर इज परसिस्टेंटली, लगातार। बीपी अभी आप दौड़ जाओ 50 मीटर, बीपी बढ़ जाएगा, लेकिन वो बीमारी नहीं है, वो आपने कोई एक्टिविटी करी है। अगर बीपी आपका परसिस्टेंटली लगातार एलिवेटेड हो रखा है, बढ़ा हुआ है बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज, तो ही आपको हाइपरटेंशन कहा जाएगा, ठीक है। बीपी होता क्या है, बड़ा ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। जो ब्लड है वो आर्टरीज के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, तो कितना होता है 120/80 mm ऑफ Hg। दिस इज योर MCQ, पूछा जाता है, याद होना चाहिए, और याद भी होगा ज्यादातर बच्चों को, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन आ गया, डेफिनेशन आएगा तो उसमें ये 2-4 बातें बतानी पड़ेंगी आपको, कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें लगातार बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है। बीपी होता क्या है, जो फोर्स लगाता है ब्लड हमारा आर्टरीज पे, आर्टरीज की दीवारों पर। और हाइपरटेंशन कब हो जाता है, इसको हम जनरली डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यू वाइज डिफाइन करें अगर, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल, इसी के नीचे अगर हम वैल्यू वाइज डिफाइन करें, तो अगर हमारा जो बीपी है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक क्या होता है, जो अपर वाला होता है, यानी कि 120 वाला पार्ट है,
वो अगर 140 या उससे ऊपर है और डायस्टोलिक यानी कि जो लोअर वाला है वो 90 के बराबर या उसके ऊपर है, लगातार नॉन स्टॉप महीनों तक आपका ऐसा ही है बीपी, तो आपको हाइपरटेंशन हो गया है। और फिर से एक चीज बता दूं, मैं सबको बता देना ये चीज, बीपी की अगर समस्या है, हो गई है, स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी रेंज देखेंगे हम लोग, ठीक है, चलो रेंज भी देख लेते हैं। तो बीपी को आप लोग हल्के में मत लेना। अरे आप सोचो अरे यार थोड़ा सा तो बड़ा है, ठीक हो जाएगा, देख लेंगे बाद में, जब ज्यादा बढ़ेगा तब देखेंगे। नहीं, बीपी आपके पूरे शरीर को खराब कर देता है, आपके पूरे शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है। बीपी हुआ, डायबिटीज हुआ, बड़ी गंदी चीजें हैं। अगर होना स्टार्ट हो रही है तो वहीं रोक लो उसको, और यही सबको हिदायत दो, ठीक है। बीपी को मत बढ़ने दो, सही नहीं है ये, ठीक है। बीपी हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं, फिर आने वाले टाइम पे हार्ट का इशू हो गया, आंखें खराब हो रही हैं, किडनी खराब हो रही है, ठीक है। पता नहीं चल रहा है कि ये सब चीजें क्यों हो गई, हमें तो बीपी का इशू था, किडनी क्यों खराब होगी पता ही नहीं लोगों को, आंखें क्यों खराब हो रही है पता ही नहीं, बीपी के चक्कर में हार्ट का भी इलाज करा रहे हैं, किडनी का भी करा रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर का इलाज करा रहे हैं। तो बीपी खतरनाक होता है, तो हल्के में नहीं लेना है, इसको शुरुआत से ही कंट्रोल करके चलना है अगर बढ़ गया है तो। देखो जो हमारा क्लासिफिकेशन है हाइपरटेंशन का, अकॉर्डिंग AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उसने क्या कर रखा है, इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ 2017 की गाइडलाइन है, उनके हिसाब से ये लोग क्या कहते हैं कि भाई नॉर्मल जो सामान्य अवस्था है वो 120 या उसके नीचे और 80 के नीचे रहना चाहिए, ठीक है, तो इंसान नॉर्मल है। बड़ा हुआ कह लो या कह लो कि आ रहा है रेंज में आ रहा है 120 से 129, और जो डायस्टोलिक है उसको अभी भी 80 के नीचे होना चाहिए, केवल जो अपर वाला सिस्टोलिक वाला होता है केवल उसको बढ़ा हुआ होना चाहिए। अब अगर ऊपर वाला 130 के ऊपर चला गया 139 तक, और नीचे वाला भी 80 से 89 मतलब 99 तक चला गया है, ठीक है, तो आप स्टेज 1 में हैं। और जैसे ही ये आपका 140 के ऊपर लगातार रहने लग रहा है और नीचे वाला 90 के ऊपर लगातार रहने लग रहा है, तो आप किस में है आ गए, इसकी हाइपरटेंशन स्टेज 2 पे आ गए हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 ये आपके MCQ क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसकी रेंज क्या होती है, तो आप याद करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बीपी को हल्के में नहीं लेना, ना बीपी की बीमारी को ना बीपी के टॉपिक को, ठीक है, दोनों को अच्छे से समझना है, क्योंकि हर किसी को बीपी है। कोई आपसे पूछ लेगा अच्छा भैया फार्मासिस्ट कर रखा है, जरा हमें बता दो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, अब हाइपरटेंशन के टाइप्स की बात करें, ठीक है। जो हाइपरटेंशन के टाइप की बात करें तो 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी, इसे एसेंशियली बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर हमको जो कारण है अननोन स्पेसिफिक कॉज, इसका कोई निश्चित कारण ज्ञात नहीं होता, क्यों हो गया किस लिए हो गया नहीं पता, ठीक है। तो फिर होता किस लिए उसको समझेंगे, क्या क्या कारण होते हैं, वो अननोन कारणों में भी क्या क्या कारण हो सकते हैं और समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, मोटापा हो सकता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल पी रहे हो, नमक है ना, बाहर का प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, तनाव में लगातार रह रहे हो। देखो हर एक चीज नुकसानदायक है, ठीक है। आज के टाइम पर हो सकता है किसी को मोटापा ना हो, अल्कोहल मेरे ख्याल से हर इंसान ले रहा है, नमक बहुत ज्यादा खा रहा है, कैसे गोलगप्पे खा रहा है, समोसे खा रहा है, फिंगर खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, ये खा रहा है वो खा रहा है, उनमें नमक भर भर के है, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहा है, स्ट्रेस तो है ही है, बच्चा मेरे ख्याल से क्लास 1 या 2 से स्ट्रेस देना उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, पढ़ो पढ़ो, नंबर कम आएंगे, मार पड़ेगी, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता है, फिर अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा तनाव है वो किस चीज का है, पैसा, ये पैसा है ना, सबसे ज्यादा तनाव इस चीज का आज के टाइम पर कि ये कहां से आएगा भाई, जिंदगी इसके बिना बेकार हो जाएगी। तो खैर पैसे के स्ट्रेस को, लेकिन पैसे का स्ट्रेस ही अजीब होता है, इसका स्ट्रेस सिर्फ लोगों का जो परिवार का जो अपनापन होता है सिर्फ वही कम कर सकता है। देखो ये हकीकत बात है, ठीक है। तो आपस में अपनापन दिखाइए तो इसका पैसे का स्ट्रेस ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि आप कमाई परिवार के लिए रहे होते हो, वहीं से स्ट्रेस आता है पैसे का। खैर आगे आते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, जीन्स का कुछ कई बार लोचा होता है, गड़बड़ होता है कुछ, तो बीपी बढ़ता है। फीटल फैक्टर, जो बच्चे लो बर्थ वेट, जिनका वजन काफी कम होता है, 1.5 किलो 1.25 किलो है ना, 1-1 किलो के बच्चे होते हैं, उनको आगे जाके बीपी का इशू होता है, ठीक है। ह्यूमोरल मैकेनिज्म,
फैक्टर्स प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है, प्लाज्मा जो ब्लड है, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से भी बीपी बढ़ता है। तो ये अननोन है, आपका क्यों बढ़ रहा है नहीं पता। हो सकता है आप अल्कोहल भी पी रहे हो, हल्का मोटापा भी हो, तनाव भी ले रहे हो, तो उनमें से अब कैसे कह दें कि किसकी वजह से बढ़ रहा है, तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आइसोलेटेड सिस्टोलिक प्रेशर, एक मिनट देखें जरा क्या है ये आइसोलेटेड सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, तो कहाँ गए, ये रहे हम लोग। देखो ये नाम ही बता रहा है अपने आप, जैसा कि मैं सोच रहा था। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर। तो देखो आइसोलेटेड सिस्टोलिक प्रेशर, देखो क्या होता है, हिंदी समझो इसकी। आइसोलेटेड मतलब अकेला, ये वाली कंडीशन आएगी। यहां पर क्या रहेगा आपको कि आपका जो केवल सिस्टोलिक वाला है ये आपका इंक्रीज कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका लेस देन 90 रहेगा। ये आपका बढ़ता चला जा रहा है। डायस्टोलिक है वो आपका क्या रहेगा, नॉर्मल की रेंज में आ जाएगा। ठीक है कल्पेश, क्लियर हुआ? तो आइसोलेटेड मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा बढ़ रहा है, ये वाला हिस्सा आपका नहीं बढ़ रहा है। ओके, क्लियर कल्पेश? आगे आते हैं। अब देखो जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं अननोन होते हैं, हमें उसके रीजन नहीं पता। बात करते हैं सेकेंडरी फैक्टर्स जिनके कारण हमको पता है। ये सिर्फ 5 से 10% केसेस में ही देखने को मिलता है। आज के टाइम पर जो 90% केसेस हैं वो प्राइमरी वाले हैं। ध्यान रखना, ये एमसीक्यू आ चुका कुछ किसी स्टेट में कि हाइपरटेंशन के मेजर केसेस कारण क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसका आंसर क्या आएगा, प्राइमरी आएगा। ठीक है, सेकेंडरी की बात करें, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। ये किसी बीमारी या किसी एबनॉर्मेलिटी का नतीजा होता है। समझते हैं इसको? आ जाओ। किडनी रिलेटेड कॉज, हो सकता है कि आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो। ठीक है, और जब किडनी की वजह से बीमारी मतलब हाइपरटेंशन होता है तो उसको हम लोग रीनल हाइपरटेंशन कहते हैं, रीनल किडनी को कहा जाता है। ठीक है, हाँ, नमक कम खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है। सोडियम का रोल रहता है। ठीक है ना, सोडियम जो होता है, सोडियम आयन, ये हमारे बीपी को बढ़ाता है। तो जब नमक कम खाओगे तो ये कम हो जाएगा हमारी बॉडी में। ठीक है, इसका सारा खेल किडनी से आता है। नमक के पीछे पीछे जैसे नमक कम खाओगे तो बॉडी के अंदर वाटर कम होल्ड होगा और वो बीपी हमारा कम बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, किडनी से संबंधित जो हाइपरटेंशन है वो कैसे कैसे होता है। एक होता है रीनल आर्टरी स्टीनोसिस। स्टीनोसिस का मतलब है नैरोइंग ऑफ किडनी आर्टरी। किडनी की आर्टरीज पतली हो रही हैं। क्यों पतली हो रही हैं? क्योंकि वहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, फैट जमा हो रहा है जिसको कि हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, या फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया। ठीक है ना, वो फाइब्रस हो रही है, हार्ड हो जा रही है, फैलना उनका बंद हो रहा है, तो वहां से आपका बीपी बढ़ रहा है। दूसरा क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि क्रोनिक मतलब लंबे समय से किडनी कोई बीमारी है। इंपेयर्ड किडनी फंक्शन लीड्स टू फ्लूइड रिटेंशन। किडनी लंबे समय से बीमार चल रही है जिसकी वजह से वो सही अमाउंट में पानी को बाहर नहीं निकाल पाती है, तो बॉडी के अंदर पानी होल्ड होता है। जब बॉडी के अंदर पानी होल्ड होगा तो पानी कहाँ रहेगा, ब्लड में रहेगा। ब्लड में रहेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। उतना सारा जो ब्लड है हार्ट को पंप करना पड़ेगा, बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, देन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, अब मतलब किडनी की ही कोई ना कोई बीमारी होगी अल्टीमेटली जिसकी वजह से किडनी
फ्लूइड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएगी तो बीपी बढ़ेगा। तो यहाँ पे सिस्टिक यानी कि उसमें गांठें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से भी किडनी काम करना कम हो जाता है और प्रॉपरली बॉडी से फ्लूइड को छान नहीं पाती, बाहर निकाल नहीं पाती, बीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो किडनी की वजह से हो रहा है तो रीनल हाइपरटेंशन। दूसरा है एंडोक्राइन हार्मोनल डिसऑर्डर। इसमें जो प्राइमरी है वो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसको कि हम लोग कॉमन सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर आप लोगों को वो याद होगा रास, जो हम लोगों ने एचएपी में पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वाला पढ़ा, याद है? तो भाई जो एल्डोस्टेरोन होता है वो हमारा एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, और यहाँ पे जो ट्यूमर होता है, मतलब अगर ट्यूमर हो जाए तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में एल्डोस्टेरोन को निकाल देता है, हार्मोन को, जिसकी वजह से सोडियम रिटेंशन, किडनी जो है वो सोडियम को बाहर नहीं निकालती है, बॉडी के अंदर रहता है, तो सोडियम के पीछे पीछे पानी भी बॉडी के अंदर होल्ड होता है, बीपी इंक्रीज करता है। ठीक है, बात को समझते जाना। दूसरा है कशिंग्स सिंड्रोम। यहां पर क्या है, एक्सेस कॉर्टिसोल ड्यू टू एड्रिनल ट्यूमर। अगेन यहां पे ट्यूमर है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, तो अगेन घूम फिर के कहानी वही आ रही है। ठीक है, यहां पे कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हो गया है एड्रिनल ट्यूमर की वजह से। तो कशिंग सिंड्रोम और कॉन सिंड्रोम याद रखेंगे, दोनों सिंड्रोम हमारा किसमें आ गया है, हाई बीपी के कारणों में आ गया है। ठीक है, देन एक है फियोक्रोमोसाइटोमा। अच्छा, यहां पे देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। तो एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल हो गया, किडनी हो गया। अब आपको ये सारे पॉइंट याद रख करके एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, जितने याद रह जाएं, मेन हेडिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अंदर आप एक दो पॉइंट लिख सकते हैं, इसके बाद बात खत्म है। लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि चीजें पता होनी चाहिए बीपी के बारे में। एक है फियोक्रोमोसाइटोमा, ये क्या चीज है? और ये भी क्या है, एड्रिनल ट्यूमर है रिलीजिंग एक्सेस एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन कॉजिंग एपिसोडिक सीवियर हाइपरटेंशन। अचानक से बहुत सारा सा एड्रेनलिन रिलीज कर देते हैं बॉडी के अंदर, तो एकदम से एपिसोडिक अचानक से बीपी बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है ना। देन हाइपरथायरॉयडिज्म, ये तो पता ही है आपको, थायराइड की दिक्कत होती है लोगों को। हाई कैल्शियम लेवल कैन इंक्रीज बीपी, कैल्शियम लेवल बढ़ता है बीपी का लेवल बढ़ जाता है। देन हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, थायराइड डिसफंक्शन अफेक्ट हार्ट रेट एंड वस्कुलर रेजिस्टेंस। ये जो है हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म साथ साथ में हार्ट रेट पे भी अफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से वस्कुलर रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। वस्कुलर रेजिस्टेंस मतलब एक तरह से घूम फिर के बात आ जाएगी बीपी के ऊपर। वस्कुलर हो गया जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, वो जो एक तरह से अपोज कर रही है ब्लड के फ्लो का, जिससे बीपी मेंटेन होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या है, बीपी इंक्रीज होता है। किडनी आ गया, एंडोक्राइन आ गया। अब बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सोते सोते सांस रुक जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, रिपीटेड पॉजेज इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, सोते सोते अचानक से सांस हम रोक देते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम होती है एक तरह की ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसकी वजह से ऑक्सीजन डेप्रीवेशन मतलब कमी हो जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। और अब इमेजिन करो क्या होगा, आप मर रहे हो, ऑक्सीजन की कमी हुई। कोई इमेजिन करो किसी ने आपके चेहरे पे तकिया पे मुंह के ऊपर तकिया लगा दी, ऑक्सीजन रुक रही है। हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, कौन सा वाला, फियर फाइट वाला, वो एक्टिवेट हो जाएगा, एड्रेनलिन रिलीज कर देगा बचाने के चक्कर में। ठीक है, बहुत सारा एड्रेनलिन होगा तो बीपी इंक्रीज करेगा। तो यहां पे भी सोते सोते जब हम ऑक्सीजन रुक जा रही है तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। याद है ना सिंपैथेटिक सिस्टम, एचएपी में पढ़ा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बीपी सोते सोते बढ़ जाता है। जबकि रियलिटी ये है कि जब हम सोते हैं तो हमारा बीपी 5 या 10 mm ऑफ Hg यानी कि गिर जाता है, और गिरता है नॉर्मल क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है। लेकिन स्लीप एपनिया की वजह से हमारा बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, देन कुछ मेडिकेशंस हैं या कुछ सब्सटेंस है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बीपी को बढ़ा देते हैं। जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, इब्रूफेन है, नेप्रोक्सेन है। ये रिड्यूस करते हैं किडनी ब्लड फ्लो, किडनी के पास जो ब्लड जा रहा है उसको कम कर देते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यस, आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं फीमेल्स खाती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम लोग कहते हैं ना के बराबर होते हैं, बट हैं।
ठीक है। तो उसमें एक इफेक्ट ये भी है एस्ट्रोजन का, ये बीपी को इंक्रीज कर देता है कुछ वुमेन में, सबके अंदर नहीं बट करता है। डीकंजेस्टेंट, ये जो हम लोग लेते हैं ना मेडिसिन, नाक जकड़ जाती तो डालते हैं नाक के अंदर, नाक खुल जाए, वो हमारे ब्लड वेसल को क्या करता है, सिकोड़ देता है, बीपी इंक्रीज करता है। कुछ स्टिमुलेंट है, जैसे कोकेन वगैरह जो लोग खा रहे हैं या एम्फेटामाइन खा रहे हैं, उनका बीपी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि केमिकल है, इंक्रीज कर देता है बीपी को। जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं, निकोटीन ले रहे हैं, ठीक है, इसका क्रोनिक यूज, अब साल 6 महीने में 3-4 महीने में आप एक आध बार ड्रिंक कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो वो ठीक है, उसमें बीपी नहीं बढ़ेगा। कह रहा है क्रोनिक यूज, क्रोनिक मतलब लंबे समय से लगातार यूज कर रहे हो तो बीपी इंक्रीज करता है। इम्यूनोसप्रेसेंट, कुछ केमिकल्स होते हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, सप्रेस हो जाता है ना, कुछ जैसे किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह करना है तो इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है, तो ये मेडिसिन भी हमारे बीपी को क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेडिसिन आ गई। अब बात करते हैं वस्कुलर कॉज, यानी कि जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कोआक्टेशन ऑफ द एरोटा। जो एरोटा होता है, अगर मैं हार्ट बनाऊं, समथिंग कुछ ऐसा रहता है ना, 4 चैम्बर होते हैं और ऐसे करके ये एरोटा निकला हुआ रहता है, याद आ रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। तो इस टाइप से, तो एक्चुअली होता क्या है, ये कोआक्टेशन में क्या होता है, बाय बर्थ ये डिफेक्ट आता है कि जो एरोटा होता है वो एक जगह पे ना ऐसे ना पिचका सा रहता है, पतला सा हो जाता है। अब पतला हो गया तो बीपी एकदम से क्या करेगा, बढ़ेगा। देन वस्कुलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में अगर इन्फ्लेमेशन है किसी टाइप का तो भी आपका बीपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ये सब चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जब लगातार बीपी बढ़ रहा है, टेस्टिंग वगैरह होती है, भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा नहीं है, कोई और रीजन दिख नहीं रहा है, तो इन सब के ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ और टेस्टिंग्स होती हैं, उससे फिर डॉक्टर कंफर्म करता है कि बीपी लगातार बढ़ा हुआ क्यों है। डायबिटीज ऑब्वियसली बात है, जिसको डायबिटीज है उसको बीपी का इशू होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन, जो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है हमारी बॉडी में कि इंसुलिन निकल रहा है और हमारी बॉडी के ऊपर असर नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ता है। अब वो क्यों बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, हम अभी वहां पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, उसके मैकेनिज्म पे अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेगनेंसी वाला, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, PIH फुल फॉर्म याद रखेंगे। प्रेगनेंसी की वजह से बहुत सी फीमेल्स में बीपी बढ़ता है, और बहुत सी फीमेल्स ऐसी जिनको पहले से ही बीपी है, प्रेगनेंसी के समय उनकी बीपी की जो स्थिति होती है और ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है, समझते हैं। PIH क्या है, एक न्यू ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन दैट डेवलप आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इंड्यूस का मतलब क्या है, जब 20 हफ्ते हो जाते हैं प्रेगनेंसी को, तब जो क्या कहते हैं हाइपरटेंशन है वो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर आ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग प्री एक्लैम्सिया भी कहते हैं, ये वर्ड मार्क कर लेंगे, काम आएगा बार बार, प्री एक्लैम्सिया। ठीक है, ओके। अब इसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है कि किस किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन विदाउट प्रोटीनेरिया और एडिमा, गर्भकालीन उच्च रक्तचाप, जिस समय प्रेगनेंसी उस समय आपका बीपी बढ़ जाता है और उस बीपी में आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं आता है, ना किसी टाइप की कोई स्वेलिंग होती है, तो उसको हम लोग जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, ये जैसे ही डिलीवरी खत्म ये बीपी ठीक हो जाता है अपना, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है बीपी की। ओके, देन प्री एक्लैम्सिया। ठीक है, हाइपरटेंशन विद प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन आ रहा है इसके अंदर, विद और विदाउट एडिमा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री एक्लैम्सिया बोल दिया। एंड एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया में क्या हो जाएगा, यहां पर ऑर्गन डैमेज भी कर सकता है। देखो प्री हो गया, प्री के बाद जब प्री हटा देंगे एक्लैम्सिया आ गया, यानी कि यहां पर बीपी के साथ साथ दौरे, सीजर या कन्वल्सन, दौरे पड़ना भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज क्रोनिक हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। पहले से अगर हाइपरटेंशन है तो वो और भी ज्यादा बदतर हो जाती है प्रेगनेंसी के समय। कई बार प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन वर्सन्स, बुरी से बुरी हो जाती है विद न्यू ऑनसेट प्रोटीनूरिया, ऑर्गन डिसफंक्शन आफ्टर 20 वीक्स। 20 हफ्तों के बाद
ऑलरेडी बीपी बढ़ा, ऑलरेडी पहले से बीपी था, 20 हफ्तों के बाद प्रेगनेंसी की वजह से बीपी बढ़ा, तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं मेडिसिन वगैरह लेती हैं तो बहुत ही केयरफुली विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए। यही वजह होती है कि फीमेल्स प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। चलें आगे। रिस्क फैक्टर, भाई क्या क्या कारण है इसके होने के। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जिसको कि हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे एज, उम्र के साथ हमारी जो ब्लड वेसल्स जो बड़ी सॉफ्ट होती है, लचीली होती है ना, ऐसे पंप करती हैं, फैलती हैं, ये टाइट होना स्टार्ट हो जाती हैं, इनका फैलाव होना बंद हो जाता है। तो जब ये टाइट होकर छोटी रह जाती हैं तो होल्स जो होते हैं पतले पतले रहते हैं, तो बीपी ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। ठीक है, एज के साथ रिस्क इंक्रीजेस विद एज। आर्टरीज जो है वे स्टीफन हो गई हैं, स्टीफन हार्ड हो गई हैं, ठीक है, कठोर हो जाती हैं समय के साथ, तो फिर वो फैलाव बंद हो जाता है, तो उनका जो बीच का ल्यूमेन है, कैविटी, वो पतली की पतली रह जाती है। 40 के ऊपर जो मेल हैं और 50 के ऊपर जो फीमेल है आफ्टर मीनोपॉज, उनके अंदर ये जोखिम यानी कि ये जो फैक्टर है बढ़ जाता है। बात करें जेनेटिक्स की, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फैमिलियल लिंक, यानी कि अगर आपके पापा दादा में अगर ये चीज़ है तो बच्चों में भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, नॉन मॉडिफिएबल रिस्क है। रेस और एथनिसिटी, कुछ खास नस्ल की जो लोग हैं, जैसे कि हायर प्रिवलेंस इन ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशंस, जो अश्वेत अफ्रीकी लोग हैं उसमें इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और ये जल्दी तथा अधिक गंभीर रूप में होता है, उनको जल्दी भी हो जाता है, और उनके अंदर ये जो बीपी वाली समस्या ये थोड़ा सा सीवियर फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। इंक्रीज्ड रिस्क इन साउथ एशियंस एंड हिस्पैनिक, ठीक है, दक्षिण एशियाई तथा हिस्पैनिक होते हैं, स्पेनिश जो लोग होते हैं, उनके अंदर इनके होने की संभावना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जेंडर की बात करें, मैन एट हायर रिस्क अंटिल एज ऑफ 65, 65 तक अगर नहीं हुआ तो ठीक है, 65 से पहले मेल के अंदर होने की संभावना ज़्यादा होती है। वुमेन्स के अंदर पोस्ट मीनोपॉज बीपी होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा रिस्क है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नो डाउट लाइफस्टाइल और डाइटरी फैक्टर है। मोटापा, बीएमआई को 30 के नीचे रखो, कोशिश करो 30 के ऊपर मत जाने दो, एक्सेस फैट मत होने दो, और खास करके जो फैट होता है ना आपके टमी वाला फैट होता है, उसको आपको बढ़ने नहीं देना है। ठीक है, देन हाई सोडियम, बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें मत खाओ। WHO कहता है भाई पर डे 5 ग्राम से कम ही नमक खाना चाहिए। और क्यों? सोडियम रिटेन कर लेता है पानी को, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। जो पीछे हम पढ़ रहे थे ना फैक्टर्स, ये आ गया। सोडियम रिटेंशन से क्या होता है? सोडियम रिटेंशन से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, उससे बीपी बढ़ जाएगा। लो पोटेशियम इनटेक, ठीक है, अगर आप पोटेशियम कम ले रहे हैं तो भी दिक्कत है। पोटेशियम कम लेंगे तो वो सोडियम को बैलेंस नहीं कर पाएगा। अगर सोडियम ज्यादा ले रहे हैं तो पोटेशियम भी ज्यादा लीजिए, ताकि बीपी आपको ना हो। सोडियम पोटेशियम कैंसिल करेगा उसको और बीपी मेंटेन रहता है आपका। ठीक है, एक्सेस अल्कोहल, कह रहा है कि अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा 1 ड्रिंक पर डे, अगर बीपी की समस्या है तो वुमेन के लिए कह रहा है 1 ड्रिंक पर डे, उससे ज्यादा नहीं। 2 ड्रिंक से ज्यादा मैन के अंदर बीपी को बढ़ा देगा अगर आपको बीपी है तो। फिजिकल इनएक्टिविटी, बिल्कुल ही आप चला फिरी नहीं करते हो, जैसे कि क्या होता है कुछ आजकल जो देखने को मिलता है, आजकल जो मैनेजर लोग खासकर होते हैं, जो बॉस होते हैं, ठीक है, कार से आए, लिफ्ट से चढ़े, अपने केबिन में बैठ गए, फिर केबिन से नीचे उतरे, मतलब ऑफिस से बाहर निकले, लिफ्ट में बैठे, फिर कार में बैठ गए, पूरा दिन बैठे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। इवन जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी यही हालत है। घर से निकले, टैक्सी पकड़ी, कई बार बहुत ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता है, ठीक है, घर से निकले, टैक्सी पकड़ी या कैब आ जाती है घर के सामने, उसमें बैठ गए, वहाँ से ऑफिस चले गए, ऑफिस में लिफ्ट, सीढ़ियाँ नहीं लेता कोई भी, ठीक है, लिफ्ट से अपनी कुर्सी पे बैठ गए, कुर्सी पे बैठे हैं पूरे दिन, और फिर ये दिक्कत है। तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, ठीक है, निकोटीन कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इसकी वजह से निकोटीन क्या करता है, हमारी आर्टरीज को वो कर देता है, पतला कर देता है। स्ट्रेस आ गया इसके अंदर, पुअर स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार को खाना कम खाइए चल जाएगा, ठीक है, लेकिन अपनी नींद पूरी कीजिए।
ठीक है, जो खराब स्लीप होती है वो स्लीप एपनिया को क्या कहती है, बढ़ावा देती है और हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। ओके, कुछ मेडिकल कंडीशन है इसके अंदर। मॉडिफाइबल के अंदर क्या होगा, लाइफस्टाइल चेंज कर लो। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि इसको हम बदल सकते हैं, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज खराब करता है, हमको पता है, ब्लड वेसल और किडनी को खराब करता है, तो हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं ऑयली फूड ना खा करके। और प्री एक्लेम्सिया जो कि फ्यूचर का कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ाता है, तो उसको हम पहले से ही क्या कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं। प्री एक्लेम्सिया अगर आपको हुआ है तो हम लोग नजर रख सकते हैं कि फ्यूचर में जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज ना करे। क्लियर है। अब देखो, जो मैं बता रहा था कि बीपी जो है वो क्यों खतरनाक है। बीपी आपके पूरे शरीर को खराब करेगा, कहीं से नहीं छोड़ता। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, बीपी अगर हो जाए तो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, या आपके घर में किसी को है तो बिल्कुल भी हल्के मत लेना। हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, एक साथ नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। सबसे पहले तो हार्ट, ठीक है, फिर किडनी, आंखें, ठीक है, और जब ब्रेन, और ये ब्रेन जैसे खराब होगा तो कॉग्निटिव डिक्लाइन। कॉग्निटिव मतलब बटन लगाना, लैस बांधना, सोचना समझना, इन सब में दिक्कत आती है, तो वो सब पे असर डालता है। ठीक है, हार्ट में जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी, इसको पढ़ेंगे अभी, आगे आएगा हमारे सिलेबस में। मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट फेलियर है। ब्रेन में स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक थक्का, खून का थक्का का जम जाता है। इंसेफेलोपैथी, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाती है। किडनी में किडनी फेलियर हो सकता है। आई के अंदर रेटिनोपैथी, जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स वगैरह होती है ना, जो ब्लड वेसल्स होती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सॉरी, रेटिना के पास जो ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है, और विजन लॉस होता है। देन कॉग्निटिव डिक्लाइन, याददाश्त या सोचने समझने की क्षमता में कमी आती है। तो कोई चीज़ नहीं बचेगी। बीपी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा, आप कंट्रोल नहीं करोगे, छोड़ रखा है, तो वो धीरे धीरे आपके एक एक ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देगी। तो बीपी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो ये टाइप्स वगैरह था, क्या दिक्कतें कर सकता है, किन किन लोगों में हो जाता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी अगर नहीं कराते हो इलाज, तो ये सब बातें हो गई। अब आता है हमारा टॉपिक, डेफिनेशन के बाद हमने टाइप्स वगैरह पढ़ लिया, एटियोपैथोजेनेसिस। ठीक है, एटियोपैथोजेनेसिस में क्या आ गया, एटियोलॉजी यानी कि कारण या रिस्क फैक्टर बताओगे यहां पर आप, और पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस क्या होती है, मैकेनिज्म लीडिंग टू इंक्रीज बीपी। कौन कौन से मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बीपी हमारा बढ़ता है। तो एटियोलॉजी यानी कि कारण हम लोगों ने कहीं ना कहीं ऊपर डिस्कस कर लिए, सेम एज टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन प्लस रिस्क फैक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमने डिस्कस किए, उनकी मेन हेडिंग भी अगर आप दे दोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, वही इसके अंदर क्या आ जाएगा, एटियोलॉजी में आ जाएगा। बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। हम वहाँ एटियोलॉजी तो पढ़ रहे थे कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हो कैसे रहा है यहां समझते हैं। एंड दिस इज द पैथोजेनेसिस। देखो, बीपी में पैथोजेनेसिस अलग अलग टाइप्स के हैं, और आगे जो डिजीज आएंगी उनमें पैथोजेनेसिस एक ही फ्लो चार्ट में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इसको बाद में, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्या कहते हैं सिस्टम बने हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो इसीलिए इनको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। समझते हैं कैसे। बात करें प्राइमरी और एसेंशियल हाइपरटेंशन की। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो कारण है, डिसरेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कार्डियक आउटपुट है, हार्ट जो पंप कर रहा है ब्लड को, वो, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और ब्लड वेसल्स जो क्या कर रहे हैं, रजिस्ट कर रही हैं ब्लड को फ्लो को, उसमें डिसरेगुलेशन हो जाता है, गड़बड़ी होगी। कैसे समझते हैं। अगर फंडामेंटल इक्वेशन की बात करें, बीपी होता क्या है, बीपी हमारा क्या होता है, कार्डियक आउटपुट, हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया, इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, वही वाली बात आ गई, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कि ब्लड वेसल्स कितना नैरो हो रहा है, जिसकी वजह से बीपी हमारा क्रिएट हो रहा है, जो सबसे शुरुआत में मैंने बात करी थी। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा इसको समझो। अब अगर ब्लड सपोज जैसे अभी नॉर्मली क्या है, 5 लीटर 1 मिनट के अंदर पंप कर देता है, और आगे हमारे ब्लड वेसल्स के साइज तो उतने ही है, इमेजिन करो इतना इतना ब्लड वेसल के साइज है, नॉर्मल साइज जो चल रहा है, तो बीपी हमारा नॉर्मल है। किसी वजह से ब्लड ने अगर क्या किया, 5 लीटर की जगह 6 लीटर या 5.5 लीटर ज्यादा ब्लड पंप करना स्टार्ट किया, तो वह समय तो उतना ही है ना, और ये आगे
ब्लड वेसल्स भी उतनी पतली हैं, बीपी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ज़्यादा तेज प्रेशर से पानी निकलेगा, यानी कि हमारा ब्लड निकलेगा। ठीक है, तो ये रहा कार्डियक आउटपुट और ये रहा इसका रेजिस्टेंस। अगर बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो इनका जो चीज है वो गड़बड़ा जाती है, या तो ये ज्यादा ब्लड को पंप कर देगा या ये किसी वजह से और भी ज्यादा पतली हो जाती है, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा या कुछ और हो जाएगा तो ये पतली हो जाएंगी, इन दोनों का तालमेल बिगड़ जाता है। ठीक है, तो कह रहा है अर्ली हाइपरटेंशन में जो कार्डियक आउटपुट होता है, यानी कि ब्लड जो होता है वो ज्यादा पंप करता है। नॉर्मल केस में देखा गया है कि भाई हम लोग खाना पीना हमारा खराब होता है, सोडियम रिटेंशन होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, तो ब्लड ही हार्ट है जो वो ज्यादा ब्लड को पंप करना स्टार्ट करता है। ठीक है, इन इस्टेब्लिश्ड हाइपरटेंशन, और अगर हाइपरटेंशन आपको हो चुका है, एस्टेब्लिश हो गया है, तो यहां पर देखने को मिलता है इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस ड्यू टू नैरोड, पतली और स्टीफन्ड हार्ड आर्टरियोल्स की वजह से। तो शुरुआती दौर होगा तो हार्ट ज्यादा पंप कर रहा होगा, और लंबे समय तक हो गया तो हम लोग क्या देखते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो पतली हो गई है, या तो उनके अंदर कुछ जम गया है या वो हार्ड हो गई है, तो फैल नहीं पाती हैं अब। ठीक है, बात समझ में आई। तो पहला देखो, पहला कारण क्या आया, कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इनका तालमेल बिगड़ा। ठीक है, दूसरा है रीनल डिसरेगुलेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। किडनी सही अमाउंट में पानी और सोडियम का जो तालमेल है वो बिगाड़ रही है, इसको हम द वॉल्यूम थ्योरी भी कहते हैं। किडनी का मेन रोल क्या है, टू रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को मेंटेन रखती है वाया सोडियम एक्सक्रीशन। अगर बीपी ज्यादा हो रहा है तो सोडियम ज्यादा बाहर निकाल देगी, बीपी को कम कर देता है। ठीक है, यही चीज इसकी गड़बड़ हो जाती है। जेनेटिक म्यूटेशन होता है किसके अंदर, आयन चैनल्स के अंदर, जो कि क्रिएट करता है किडनी को टू रिटेन एक्सेस सोडियम एंड वाटर। अब जो जेनेटिक म्यूटेशन हो गया उसकी वजह से सोडियम ज्यादा मात्रा में अपने अंदर होल्ड करता है, पीछे पीछे पानी बहुत ज्यादा रुक जाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, बीपी हमारा बढ़ गया। तो सीधा सीधा फंडा समझ में आ रहा है एक। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, हमारा बीपी इंक्रीज करेगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कैसे करेगा, सोडियम रिटेंशन की वजह से, जो कि हमारा रीनल डिसरेगुलेशन आ गया। ठीक है, ये से कॉज है यहां पर। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी जो हम स्लीप एपनिया में देख रहे थे, क्रोनिक स्ट्रेस है, मोटापा है, ये स्लीप एपनिया है, जिसकी वजह से ये तीनों ही चीजें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं। और लंबे समय तक अगर हमारा ये सिस्टम एक्टिवेट रहेगा तो वो लगातार एड्रेनलिन को रिलीज करता है। इसका इफेक्ट क्या आएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, हमारी ब्लड वेसल पतली रहेंगी, ब्लड वेसल पतली होंगी तो इंक्रीज रेजिस्टेंस, ज्यादा पतली हो जाएंगी तो ब्लड के फ्लो को रोकेगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट का जो पंप करने की क्षमता है उसको इंक्रीज करेगा और उसके रेट को भी इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। रेनिन रिलीज, याद आ रहा है रेनिन, रेनिन हार्मोन। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता था हमारे पास। ठीक है ना, अच्छा ये सी बिलो नहीं है, ये एक्चुअली उसके लिए था, ये रेनिन यहाँ पे लिखना था जो आपने HAP के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो रेनिन स्टिमुलेट हो जाता है तो इसकी वजह से रास एक्टिवेट हो जाएगा, बीपी इंक्रीज करेगा, प्रमोट रीनल सोडियम रिटेंशन, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ओवर एक्टिविटी की वजह से हमारा जो सोडियम का रिटेंशन है, मतलब कि सोडियम है बहुत ज्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर होल्ड होना स्टार्ट आ जाएगा। तो घूम फिर के वही दो चार चीजें हैं। ठीक है, ये रेनिन एक नया आ गया यहाँ पे फंडा, तो घूम फिर के वही दो चार चीजें बीपी बढ़ने की, जिसके कारण हमें कई बार पता नहीं होते हैं। ये आ गया, अच्छा सी बिलो, अच्छा ये HAP का नीचे वाला सिस्टम है, ठीक है वो HAP वाला आ गया। सी बिलो ये अलग से भी टॉपिक है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसकी ओवर एक्टिविटी कई बार हमको ये भी देखने को मिलती है। दिस हार्मोन सिस्टम इज मास्टर रेगुलेटर ऑफ बीपी। HAP में हमने पढ़ा था कि ये सबसे बड़ा बीपी का कंट्रोलर होता है। ओवर एक्टिविटी ऑफ दिस सिस्टम इज अ सेंट्रल फीचर ऑफ हाइपरटेंशन। इसका ओवर एक्टिव होना, ज्यादा अधिक मात्रा में काम करना, ये मेन फीचर होता है हाइपरटेंशन, यानी कि जिन लोगों में हाई बीपी पाया जाता है उनके अंदर हमको ये देखने को भी बहुत ज्यादा मिलता है हमको। ठीक है, देन है वस्कुलर मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर क्या है, एंडोथेलियल डिसफंक्शन। एंडोथेलियल याद है,
ब्लड वेसल के अंदर परतें होती है, जो सबसे अंदर की परत होती थी उसे एंडोथेलियल कहा जाता है। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल की सबसे अंदर की जो परत होती है, ठीक है, प्रोड्यूसेस लेस वाइसोडाइलेटर। ये क्या करती हैं, अगर ब्लड ज़्यादा प्रेशर में आ रहा है, इनको प्रेशर फील होता है, तो ये खुद से ही नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाकर वहाँ की मसल्स को रिलैक्स करके फैल जाती थी। लेकिन हुआ क्या, ये डिसफंक्शन हो गया, खराब हो गया। अब ये उतना ज़्यादा मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा अच्छा इनका डायलेशन नहीं हो पाता, तो कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रह जाती हैं। ठीक है, क्लियर है बातें? ओके, तो जो वेसोडाइलेटर है वो भी रिलीज करती है और जरूरत पड़ने पर वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी रिलीज करती है, इसको एंडोथेलिन 1 करते हैं। तो ये तो कम हो जाता है बट ये बढ़ जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन वाला। नेक्स्ट है वस्कुलर इन्फ्लेमेशन, जो मैं बता रहा था कि उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हार्डनिंग से आने लगती है, टफ हो जाती है, तो उनका फैलाव कम होता है। क्रोनिक हाई बीपी एंड इन्फ्लेमेशन कॉज द स्मूथ मसल इन वेसल्स। ब्लड वेसल्स की परतें याद हैं जो हम लोगों ने एचपी में पढ़ रखी हैं, लंबे समय तक प्रेशर हाई रहता है तो खिंचाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो लगातार उनको खिंचती हैं, कम होती हैं, लगातार उसमें प्रेशर पड़ रहा है उसके स्मूथ मसल्स पे। किसके स्मूथ मसल्स पे? ब्लड वेसल्स के। तो वो धीरे धीरे मोटी हो जाती हैं, ठीक है, और हार्ड मोटी इसलिए हो जाती है कि खिंचाव है तो उनको डर है कि फट ना जाए वो, तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म के तहत अपने आप को मोटा कर लेती है। मोटा कर लेंगे तो फिर खिंचाव नहीं रह जाएगा। मोटी हो गई जिसकी वजह से परमानेंटली इंक्रीज रेजिस्टेंस, तो वो मोटी होकर कहीं ना कहीं थिकनेस बढ़ गई है, तो अंदर की जो कैविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, पहले ऐसी थी, अब ये मोटी हो गई, अब ये मोटी हो गई है तो अंदर का जो एरिया है कम हो जाएगा। तो परमानेंटली अब ये एरिया कम हो गया तो परमानेंटली हमारा ब्लड जो है वो बीपी हाई रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर। एक्चुअली हाई बीपी के अंदर जो हमारे पैथोजेनेसिस है उसके कई सारे फैक्टर हैं। आप कोई भी 3 या 4 पैथोजेनेसिस याद कर लीजिएगा, ठीक है, किसी हेडिंग के अंदर, और लिख दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप सारे लिखें। जेनेटिक एनवायरनमेंट, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, सॉरी, जेनेटिक बताया कुछ जीन्स होते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओवर 100 जीन वेरिएंट्स, 100 से भी ज्यादा जीन वेरिएंट्स हैं विद सब्टल चेंज, जिनका तो छोटा सा भी चेंज आ जाएगा तो वो रीनल सोडियम हैंडलिंग, जो सोडियम है किडनी के अंदर और रास है वस्कुलर फंक्शन, जो तीनों जो पीछे पड़े हमने, तीनों को डिस्टर्ब कर देते हैं ये। ठीक है, एनवायरमेंटल के अंदर डाइट आ गई हमारे पास, ओबेसिटी, स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? बस ये पैथोजेनेसिस ही है जो थोड़ा सा आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, फिर कह रहा हूं मैं, यहां पे सारे करने की जरूरत नहीं है, आप कम से कम 3 पक्का याद कर लीजिएगा। पैथोजेनेसिस 3 अलग अलग हेडिंग के अंदर एक एक क्राइटेरिया याद कर लीजिएगा, काफी रहेगा। ओके, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया, फिर बता रहा हूँ। मैंने कहा ना बीपी है तो उसको एक्सप्लेन डिटेल में कर रहा हूँ। आप केवल यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर 6 पॉइंट लिखिएगा केवल, जब एग्जाम आएगा तो। जैसे आपने लिख दिया हेडेक, पल्पिटेशंस, ब्लड विजन, खत्म, इस तरह से 6 पॉइंट लिखेंगे आप। लेकिन यहाँ समझ लीजिए, हर क्योंकि बीपी को हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। एक लंबे समय तक तो पता ही नहीं चलता है कि बीपी बढ़ गया है, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ठीक है, समझते हैं क्यों? हाइपरटेंशन इज ऑफन कॉल्ड साइलेंट किलर, ठीक है, शांति से आता है, बिकॉज इट इज ऑफन एसिम्टोमेटिक, कोई भी सिम्टम नहीं होता है फॉर ईयर्स और इवन डिकेड, 10 साल तक कई बार कोई सिम्टम नजर नहीं आता, फिर अचानक से पता चल रहा है हार्ट दिक्कत दे रहा है। हार्ट क्यों दिक्कत दे रहा है? डॉक्टर ने नर्व चेक किया, अरे तुम्हारा बीपी तो 90 और 140 के ऊपर चल रहा है, कब से है? कह रहा डॉक्टर हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसा कई बार होता है, बीपी बढ़ रहा है लेकिन कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये सीधा मौत, हार्ट एकदम अचानक से अटैक आ जाएगा, पता चला, और 10 साल से बीपी है, समझ में नहीं आया, अचानक अटैक आया और इंसान गया, तो इसलिए साइलेंट किलर कहा जाता है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जब प्रेजेंट होते हैं, अगर दिखते हैं कई बार अचानक से, मान लो क्या हो रहा है, आपका सर दर्द हो गया, खासकर इन द ऑसिपिटल रीजन, बैक ऑफ द हेड, यहाँ पे कहीं पे अचानक से आपको बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, एंड प्रेजेंट अपॉन वेकिंग, या जब आप उठते हैं तब वो सर दर्द मौजूद है आपको, डिजीनेस, चक्कर जैसे आ रहा है, सर हल्का लग रहा है, पल्पिटेशन, धड़कनें बहुत तेज हो रही हैं, एपिस्टैक्सिस, ठीक है ना, यानी कि नोज ब्लीड, अचानक से नाक बहन लगती है जो कि आपको कोई बीमारी थी नहीं कभी, ठीक है, धुंधला दिखने लग रहा है,
फटीग, थकान हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूल रही है, तो ये सब अचानक कभी आपके साथ हो रहा है तो एक बारी आप बीपी को जरूर चेक करवाएं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया एकदम स्टार्टिंग जैसे ना नॉर्मल कंडीशन में, तो आप ये 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। बट यहां पर मैंने कुछ चीजें और मेंशन करी है कि क्या हो अगर, क्योंकि साइलेंट किलर है। क्या है? साइलेंट किलर है भाई, चुपचाप आता है। तो अचानक से आपका बीपी 180 120 चल रहा, कहां पहुंच गया? 120। तब देखो क्या होगा, यानी कि सर में दर्द, बेहताशा दर्द हो रहा है अचानक से। तो ये मत सोचो कि यार मैंने क्या, है ना, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, अरे यार मैंने क्या कर लिया, क्या हो गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुरंत बीपी चेक करवाओ अपने, आपके पास अच्छी बात है, वरना आस पास पड़ोस में किसी के पास बीपी मशीन है, तुरंत चेक करवाइए। अचानक बहुत तेज सर में दर्द हुआ, सीवियर एंजाइटी एंड सेंस ऑफ डूम, नॉर्मल आप हैप्पी हैं और अचानक से एकदम भयंकर चिंता, और सेंस ऑफ डूम मतलब ऐसा एहसास लग रहा है कि यार कुछ होने वाला है अचानक से, और ये स्थिति बनी हुई है, तो इसको सीरियस लेना है कि यार मैं तो खुश था, ऐसी कोई बात भी नहीं थी, अचानक से ये कैसे हो गया। चेस्ट पेन, तो समझ जाओ बीपी कहां पहुंचा हुआ है, 180 120 पहुंचा हुआ है। चेस्ट पेन, ठीक है, चेस्ट में बहुत भयंकर दर्द है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस नहीं आ रही अचानक से, ठीक है। बैक पेन, पीछे पीठ में इस तरफ हार्ट की जो हार्ट होता है हमारा, उसी की सीध में पीछे यहाँ पे दर्द होता है, ठीक है। अचानक से दौरे वगैरह पड़ रहे हैं, या विजुअल चेंजेस, या अंधापन सा आ रहा है, दिखना अचानक से बंद हो रहा है, ठीक है। नॉइजिया और वॉमिटिंग, जी मिचला रहा बुरी तरीके से, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये नहीं सोचना कि यार क्या खा लिया तो मेरा जी मिचला रहा है, सोचना है। लेकिन अगर कुछ खतरनाक तरीके से अचानक है कोई चीज़, तो ये आपको चीज़ें हो सकती हैं जब 180 120 आपकी क्या है, बीपी चली गई है। बात समझ में आ रही है? ओके। अगर लंबे समय से आपको बीपी है और आपका ऑर्गन डैमेज होने पर आ गया है, एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है, फिर आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा, और ये जनरली डॉक्टर ही समझ पाते हैं। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, क्योंकि लगातार उसको लंबे समय से ब्लड को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है, तो जो लेफ्ट चैम्बर होता है ये वाला, ये काफ़ी थिक होता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। इसकी जो मसल्स होती हैं काफ़ी थिक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर के खिलाफ पंप करते करते, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और वो फैल सा जाता है, बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, इतना थिक हो जाता है कि ब्लड को, फिर भाई मोटा हो गया है, पहले ऐसे ऐसे था, मोटा हो गया तो थोड़ा थोड़ा पंप करेगा, अल्टीमेटली हार्ट फेलियर की कंडीशन आती है। इसका मैनिफेस्टेशन क्या है? अगर ये हो गया है आपको, तो थकान लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेरिफेरल एडिमा, ठीक है, टांगों में आपको सूजन से आना स्टार्ट हो जाएगी। देन हार्ट फेलियर, ठीक है, इसमें वही धीरे धीरे हार्ट बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो हार्ट के वेंट्रिकल्स थे वो हार्ड हो चुके हैं। इसके मैनिफेस्टेशन क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डिस्पेनिया, ऑर्थोपेनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ व्हेन लाइंग फ्लैट, आप ऐसे फ्लैट लेटे हुए हो, आपको सांस नहीं आएगी, और डिस्पेनिया ऑन एक्सर्शन, और या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर, या रात में। देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यहाँ पर क्या है, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है आर्टरीज के अंदर, और आर्टरीज बहुत पतली हो गई है, ठीक है, CAD के अंदर। मैनिफेस्टेशन क्या? चेस्ट पेन होगा और प्रेशर, चेस्ट पेन या चेस्ट पे बहुत तेज ऐसा लगेगा कि वजन सा रखा हुआ है, अटैक आ सकता है। एरोटिक एन्यूरिज्म या डिसेक्शन, वीकनिंग एंड टेयरिंग ऑफ एरोटा, कई बार क्या होता है हाई बीपी की वजह से वीक हो गया, तो कोई बात नहीं, टीयरिंग, ये जो एरोटा बताया था ना मैंने, ये इसमें ब्लड जाता है, और एरोटा की जो ब्लड वेसल्स होती हैं मसल्स को फाड़ करके उनके अंदर घुस जाता है ये, मतलब मेन तो जा ही रहा है, एरोटा की मसल्स के अंदर घुस जाता है, एरोटा को चीर देता है ये, तो एरोटा टीयरिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। डिसेक्शन, बहुत तेज दर्द होता है इसमें भी। सीवियर टीयरिंग चेस्ट, ऐसा लगा चेस्ट कोई फाड़ रहा है ऐसा लग रहा होता है। बैक पेन, और ठीक पीछे की तरफ दर्द होता है, यहाँ पर तुरंत हमको सर्जिकल इमरजेंसी होती है, क्योंकि एरोटा फट रही होती है हमारी, ठीक है। देन सेरेब्रोवास्कुलर, ब्रेन से संबंधित स्ट्रोक आ सकता है आपको, हैमरेज, ब्रेन की नस कोई फट जाएगी, ठीक है। मैनिफेस्टेशन क्या है? अचानक से नंबनेस, सुन्न हो जाएगा चेहरा, हाथ या लेग, उसमें सुन्नपन आएगा अचानक से, ठीक है। कंफ्यूजन
हो सकती है बोलने में अचानक दिक्कत आ रही है या देखने में दिक्कत आ रही है, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आपको स्ट्रोक पड़ रहा है दिमाग में। हाइपरटेंशन एन्सेफेलोपैथी यानी कि स्वेलिंग, ब्रेन में स्वेलिंग आ रही है या हाँ अचानक से जब बहुत तेज बीपी हो जाता है तो ब्रेन में कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है। मैनिफेस्टेशन सर दर्द है, नॉइजिया, वॉमिटिंग। देखो जो सिम्टम्स है वो तो यही है, हेडेक, नॉइजिया, तो उसको अलग अलग स्पेसिफाई कर दिया मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग के लिए, और कुछ नहीं है। रीनल और किडनी सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर वही है, डैमेज टू किडनीज फिल्टरिंग यूनिट, जो नेफ्रॉन होती है वो डैमेज हो जाती है। इसका मैनिफेस्टेशन क्या है, यहाँ पे भी हमें फटीग, नॉइजिया, भूख खत्म हो जाती है, एडिमा, ठीक है, स्वेलिंग आएगी, प्रोटीनेरिया, प्रोटीन निकलेगा यूरिन के अंदर, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा और किडनी फेलियर वाली कंडीशन भी आ सकती है। ऑक्यूलर, हमारी आंखें भी खराब होती हैं। डैमेज टू द ब्लड वेसल्स इन द रेटिना, रेटिना के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं हाई बीपी की वजह से। इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये कई बार एसिम्टोमेटिक रहता है शुरुआत में, ठीक है, बट ब्लड विजन, डबल विजन, दो दिखाई देना या अचानक से आंख की रोशनी चला जाना, ये इसके सिम्टम्स हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस इन लेग्स आर्टरी, कई बार टांगों की जो आर्टरी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो इसमें पैरों में दर्द जब हम चलते हैं। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, अब आर्टरीज में क्या है, जमा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, तो किनारे पे ब्लड उतना पहुंच नहीं पाता, तो किनारे के जो हमारे फुचने होते हैं ना, ये इसके क्या कहते हैं, फुचने कहते हैं, ये ठंडे ठंडे लगते हैं क्योंकि ब्लड उतना नहीं जा रहा है। वीक पल्सेस इन फीट, फीट में जो हम पल्स वीक करते हैं पैरों में, वहाँ पे बहुत हल्की पल्स हमको फील होती है, बहुत अच्छी पल्स हमको नहीं दिखती है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि मैंने डिटेलिंग कर रखी है, बट आप मैनिफेस्टेशन के कोई भी 6-7 पॉइंट वो आप याद करके डायरेक्ट वो लिख सकते हो, और आप अगर इस तरह से स्पेसिफाई करके हर एक के 2-2 लिख दोगे वो भी चलेगा, ठीक है, जैसे आपको याद हो जाए, जितना अच्छा उतना बेटर, बट बीपी के बारे में डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये जो हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे ये लगभग सभी के अंदर सेम रहने वाला, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड संबंधित रहेगी सारी चीजें। इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, डाइट में मॉडिफिकेशन करो, साल्ट कम करो, डैश, डैश का फुल फॉर्म डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें क्या रहेगा, हम डाइट अपनी कैसे करेंगे, चेंज करेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएंगे, होल ग्रेन खाएंगे, ठीक है, साबुत ग्रेन, मैदा की चीजें नहीं खाएंगे, लो फैट वाली चीजें खाएंगे, लीन प्रोटीन्स जैसे कि पोल्ट्री, फिश या बीन्स, इसको खाएंगे। लिमिट करेंगे किसको, रेड मीट नहीं खाएंगे, स्वीट्स, मीठा नहीं खाएंगे, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो मीठी होती है उसको नहीं पिएंगे। ये अपनी डाइट के अंदर चेंज करेंगे हम लोग ताकि बीपी हमारा कंट्रोल हो, ठीक है। नेक्स्ट हम डाइट में अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और प्रोसेस फूड यानी कि जो पैकेट वाले फूड होते हैं या फास्ट फूड जो है उसको नहीं खाएंगे। वेट मैनेजमेंट करेंगे यानी कि जो BMI है उसको इसके अंदर लाने की कोशिश करेंगे, और इससे फायदा क्या होगा, 10 kg वेट अगर हम अपना कम करते हैं तो लगभग 5 से लेके 20 mm ऑफ HG तक हमारा बीपी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अवॉइड सेंट्रल ओबेसिटी, एब्डोमिनल, पेट, नाभि के आसपास, कमर से ऊपर जो ये वाला चर्बी होती है ना, ये मत चढ़ने दीजिए बस, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी पक्का करेंगे, रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग पक्का कीजिए, ठीक है ना। आप ऑफिस में हैं तो कोशिश कीजिए उसकी सीढ़ियाँ, अपने घर पर हैं, घर आपका 1 मंजिल 2 मंजिल है तो उस पर आप सुबह शाम 10-10 चक्कर ऊपर नीचे जरूर लगाइए। 30 मिनट पर डे करना है या हफ्ते में 5 दिन पक्का आपको वर्कआउट करना है। रिड्यूस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे बैठे वाली जो लाइफस्टाइल है उसको धीरे धीरे कम करो, ठीक है। अगर 8 घंटे बैठे हैं तो 1 घंटा शाम को चलिए जरूर, ठीक है ना। जो कहा भी गया है कि आप 10,000 कदम पर डे चलिए, जरूरी है, ठीक है। भले आप फिर पूरा दिन बैठे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्कोहल और स्मोकिंग करते तो उसको भाई छोड़ेंगे। मेंस जो है उनको बीपी की शिकायत हो गई है तो 2 ड्रिंक से ज़्यादा पर डे नहीं लेंगे। कोई वुमेन है ड्रिंक करती हैं तो 1 ड्रिंक से ज़्यादा नहीं लेंगी। स्मोकिंग वगैरह है तो उसको छोड़ देंगे। तनाव कम करेंगे। तनाव कम करने के लिए क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे तनाव कम हो जाएगा, है ना, ठीक है। तनाव का आजकल मेरे ख्याल से यही कारण है, पैसा। 90% केसेस, कुछ परसेंट केसेस में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, अलग अलग होती हैं, बट ज़्यादातर केसेस, जनरल बात बता दी मैंने, कोई इस पर वो मत कहते नहीं सर हमारा पैसा नहीं है, हमारा कुछ और है, ठीक है, सबका अलग अलग होगा, बट मेजर प्रॉब्लम पैसा है, ठीक है। तो कम करें उसको, बहुत ज़्यादा ना सोचें, जो भी जिस किसी वजह से तनाव हो। ओके, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और एडिक्वेट स्लीप। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को,
स्लीप अपनी अच्छी कर लीजिए, और स्लीप अच्छी करने के लिए जो कोई मेरा वीडियो देख रहा है यहाँ और कभी भी देखे, तनाव कम करने के लिए आप इवनिंग में, शाम को, मैं बता रहा हूँ शाम को 6 बजे के बाद, एकदम राज की बात, 6 बजे के बाद मोबाइल बंद कर दीजिए। अब आप ये मत कहना सर आपकी क्लास कैसे लेंगे, क्लास लेने के लिए खोल लीजिए, बट नॉर्मल 6 बजे के बाद अपना मोबाइल बिल्कुल बंद करके डाल दीजिए, ठीक है ना। मोबाइल में जो आप स्क्रॉल करते हो ना, ये बहुत बड़ी बीमारियों का कारण बनने वाला है। खैर इस पे बाद में बात करें, कभी आगे आते हैं, ठीक है। दूसरी लाइफस्टाइल में अवॉइड एक्सेस कैफीन। कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं तो मत पीजिए भैया, कॉफी बहुत बीपी बढ़ाता है। बीपी को लगातार मॉनिटर करें, पेशेंट को एजुकेट करें एंड एडहेरेंस टू हेल्दी हैबिट्स। उसको बताइए कि क्या क्या चीज, एजुकेट करेंगे तभी समझेगा बीपी को। और एडहेरेंस, जो अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी आदत है उससे से चिपक के रहिए, एडहेर रहिए उसको, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया था कि आपको दवाइयां याद होनी चाहिए, ठीक है, जो कॉमनली इसमें यूज होती है, जैसे अल्फा ब्लॉकर, डॉक्साजोसिन, फिनॉक्सीबेंजामाइन, क्या है ये, फेंटोलामाइन, ठीक है। देन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो कैटेगरीज हैं यहाँ पे टोटल। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये आप याद रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला बीटा ब्लॉकर्स आ गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ गए, सेंट्रली एक्टिंग आ गया, ठीक है। डायरेटिक्स है। बीपी के लिए मैं बताऊँ, आप यहाँ पे 10 हैं टोटल, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सी याद करिए आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे बहुत सारी हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आप याद कीजिए दिस, ये वाली कैटेगरी, लोसार्टन, टेलमिसार्टन, ये वाली कैटेगरी। देन ये वाली कैटेगरी, एम्लोडिपिन, ये वाली कैटेगरी, 1 2 3 4, वेरी इंपॉर्टेंट। देन डायरेटिक्स, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 कैटेगरीज, मैंने 10 लिखी है, 5 कैटेगरीज, और हर कैटेगरी में एटलीस्ट एक इनालाप्रिल इसमें लिख दिया, लोसार्टन इसमें लिख दिया, एटिनोलॉल इसमें लिख दिया, ठीक है। एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, ये तो पक्का याद होनी चाहिए दोनों मेडिसिन। फ्यूस्माइड इसमें लिख दिया। तो एक मेडिसिन लिख दी, एक कैटेगरी लिख करके, दैट्स इट, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल में ज़्यादा नहीं। तो फार्माकोलॉजिकल आपके लिए अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छी आती है तो आपके लिए फार्माकोलॉजिकल काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बीपी। जितना हमारे सिलेबस के हिसाब से डिटेल में हो सकता था, वैसे तो पूरा अपने आप में ग्रंथ है, ज़्यादा नहीं लिख के गया। एज अ फार्मासिस्ट जितनी बातें आपको पता होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे सारी मैंने मेंशन कर दी हैं, ठीक है। क्लियर है बातें। तो करना क्या है, इसको पढ़ना है, रिवाइज कर लेना है, और कोई डाउट आएगा तो जैसे मैंने बताया, ठीक है, मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे, पर या क्लास में जैसे कल्पेश पूछता है ऐसे क्लास में पूछ लेंगे, मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।